नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं फिर से एक कहानी जानी पहचानी। तथाकथित उच्च कुलीन नाक वाले परिवारों में लड़की होना ही अपने आप में वज्रपात है। ये लोग तो पहले चाहते ही नहीं कि इनके घर में बेटी हो। अगर बेटी हो गई तो फिर मैं यही कहूँगी, इस बेटी का ही दुर्भाग्य होगा या इसके पूर्व जन्म के कर्म खराब होंगे, क्योंकि मरते दम तक ये बेटियां इनके घर की इज्जत बचाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हैं। रीति भी ऐसे ही घर में जन्मी, जहां नाक के नाम पर लड़कियों का जीना दूभर हो जाता था। उनके जीवन की संभावनाएं एवं स्वतंत्रता छीन ली जाती थी। शायद थोड़ा सा उसे भी सांस लेने दी जाती तो वो भी अपने जीवन को एक नया आयाम दे पाती, सही उम्र में सही मुकाम हासिल कर पाती। उसने महज 21 वर्ष की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। हाँ, आपको सुनकर हैरानी अवश्य होगी, क्योंकि आजकल युवा लगभग 27 या 28 की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। रीति बचपन से ही होनहार थी, बड़ी बड़ी चंचल आंखों वाली बच्ची, जिसको जो भी देखता आकर्षित हो जाता। मगर हाँ, सुंदर बेटी होना एक तरफ इन घर वालों की शान तो होती ही है, मगर दूसरी तरफ वो आकर्षक व्यक्तित्व भी उस लड़की के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता। क्योंकि लड़कियां अगर सुंदर हैं और थोड़ा भी उनके दकियानूसी निर्देशों का विरोध करने वाली है तो लड़की संदेह के घेरे में आ जाती है। जब तक वो चुपचाप निर्देशों का पालन करती है तब तक सब ठीक रहता है, मगर उसने जिस दिन गलत को गलत कह पाने की क्षमता विकसित कर ली, उसी दिन अंत हो जाता है उसकी सभी इच्छाओं का। रीति को लगा था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ दिन के लिए तो शांति मिलेगी, इन भारी भरकम किताबों से मुक्ति मिलेगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कल तक घोंसले में बंद चिड़िया थी, आज घोंसला छोड़ संसार में पर पसार कर उड़ने को तैयार थी। मगर ये क्या, उसे तो लगा था कि अब वो स्वतंत्र है। इतनी बड़ी गलतफहमी। बड़ा सवाल ये था कि आगे क्या करे। उस आगे का उत्तर था शादी। हाँ, मैंडेटरी है, आप नौकरी करें या ना करें, मगर शादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपका खानदान पूरी तरह से अपनी इज्जत को लेकर सिक्योर हो जाता है। वो मासूम लड़की जिसने अपनी 18 साल की उम्र को कभी महसूस नहीं किया, उसने जाना ही नहीं कब वो बड़ी हो गई। किताबों में घुसी और जिस दिन किताबों से बाहर निकली, कई आवाज़ें एक साथ उठी, बड़ी हो गई, अब शादी करवा दो। एक ऐसा जीवन जो अभी उसकी कल्पना से परे था, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। हाँ, आज तक उसे घर के अंदर दुबके रहने के सिवा सिखाया ही क्या गया था। उसे तो पता भी नहीं था जिम्मेदारी होती क्या है। अचानक ऐसा प्रस्ताव सुनकर समझ नहीं पाई कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि नाक वाले बड़ों के सामने आपका रिएक्शन पूछेगा कौन, मानेगा कौन। इतने सालों अपने विचारों को अपने अंदर कैद रखने वाली रीति ने आज ठान लिया था विरोध करने का, और विरोध तो उसे हर हाल में करना था। बस यही उसने निर्णय लिया। वो जॉब करेगी, इन लोगों पर अब निर्भर नहीं रहेगी। अगर निर्भर रही तो निसंदेह उसे खाई में ढकेल दिया जाएगा। भले ही उसके घर के पुरुष सदस्य महिलाओं पर कितने ही हावी रहे हों, मगर वो अपने परिवार से इमोशनली अटैच थी, नहीं चाहती थी इतनी जल्दी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी अनजान के घर जाना। नौकरी की खोज शुरू हुई, मगर इतना आसान भी कहाँ था एक फ्रेशर को जॉब मिलना। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही तो किया था, कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो था नहीं, मगर अंदर एक जिद थी, शादी तो नहीं करनी चाहे, कुछ भी हो, छोटी मोटी जॉब ही मिले चलेगा, इन पर डिपेंडेंसी तो ख़त्म करनी ही है। बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली उसे एक छोटी सी जॉब,
प्राइवेट स्कूल में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने की, यानी टीचिंग जॉब। बड़ी कम सैलरी और नियम कानून दुनिया भर के, मगर छोड़ नहीं सकती थी। कैसे इस मौके को हाथ से जाने देती? फ्रेशर थी, कोई बेस नहीं था, तो ज़्यादा सैलरी की डिमांड तो कर नहीं सकती थी। छोटी मासूम सी तो लगती थी, अभी भी यूनिफॉर्म पहना देते तो उन्हीं बच्चों जैसी लगती जिन्हें पढ़ा रही थी। इसलिए ड्रेस कोड साड़ी था। आपको साड़ी ही पहननी है, वरना बच्चों और आप में कोई अंतर बचा ही नहीं रहेगा। दुनिया भर के चोचले और सैलरी 2 कौड़ी। उस बेशरम समाज पर वाकई अफसोस होता है जो पढ़े लिखे युवाओं की किसी न किसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरे देश में युवा अच्छा खासा पढ़ लिख कर खुद से कम योग्य व्यक्ति के अंडर काम करने को मजबूर है। क्या ये विद्रोह की ज्वाला आपके अंदर नहीं भड़कती? क्या आप खुद को इस शोषण से नहीं बचा सकते? सिर्फ पैसों के बल पर ये लोग खुद को योग्य समझ लेते हैं, मगर ये जानते ही नहीं कि पढ़े लिखे युवा इनसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, मगर उनका कोई बैकअप नहीं होता। कुछ लोगों के ऊपर परिवार घर की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से स्वीकार कर लेते हैं दिहाड़ी की मजदूरी। रीति का केस थोड़ा अलग था। उसे शादी से बचना था और घर पर बैठकर कई सवालों से, इसलिए उसने की वो दिहाड़ी की मजदूरी, जहां उसका शोषण इस तरह से होता था कि घर पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता था जैसे शरीर में जान ही नहीं है। मगर नई उम्र का नया जोश, नया जुनून, वो पूरी तरह से शोषित होकर भी वही काम करना चाहती थी। और प्राइवेट संस्थान युवाओं के शरीर का कतरा कतरा खून चूस भी लें तो उनको लगता है कि कम हो गया ये भी। उसी स्कूल में एक फिजिक्स के सर थे, वो भी बड़े सीधे साधे। उनकी उम्र यही कोई 25-26 साल होगी। पिताजी का साया सिर से उठ चुका था। माँ की अंधे की लकड़ी सिर्फ वे ही थे, इसलिए ये भी शोषित होने के लिए मजबूर थे। उनके परिवार की स्थिति जो भी रही हो, मगर उनके व्यक्तित्व से वो स्थिति साफ झलकती थी। वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, मगर सहकर्मियों से बात करने में हिचकिचाते बहुत थे, या हो सकता है अपने अंदर ही उनकी कुछ हीन भावना थी कि वो लोगों का सामना नहीं कर पाते थे। रीति उन सर से अक्सर बात करती, उन्हें ऑब्जर्व करती। उनके प्रति उसके अंदर बड़ा दया भाव था। केवल सर सहकर्मियों से कतराते तो थे ही, और सहकर्मी भी उनसे दूर ही रहते थे। वो किसी सहकर्मी से बात भी करते थे तो उनके वाक्य बड़े टूटे फूटे होते थे, जिससे उनके आत्मविश्वास की कमी साफ झलकती थी। रीति सहकर्मियों के व्यवहार से खिन्न थी। उसे लगा किसी तरह से सर की झिझक दूर करनी चाहिए ताकि वो भी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाए। रीति के अंदर दया, परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसका श्रेय भी उन किताबों को ही जाता है जिन्हें वो पढ़ाई के अलावा पढ़ती थी। उसने बीड़ा उठाया सर के आत्मविश्वास को जगाने का। कोई अपना भला बुरा सोचे बिना उसने केवल सर से बात करनी शुरू की। वो अक्सर सब्जेक्ट मैटर पर ही बात करती थी। यहाँ पर इंटेंशन सिर्फ एक व्यक्ति का भला करना था। रीति भी बाकी सहकर्मियों की तरह केवल सर से दूरी बना सकती थी। यहाँ पर उसने अपने घर के सारे कायदे कानून एक तरफ रख दिए और ठान ली कि इन्हें भी मजबूत व्यक्तित्व का होना ही चाहिए। वो हर दिन केवल सर का हालचाल पूछती। एक तरह से वो उनको बोलने को मजबूर करती। वाकई उसकी मेहनत रंग लाई। लगभग 2 महीने में केवल सर काफ़ी खुल गए। सबके सामने अपनी बात बेबाकी से रखने लगे। यहाँ तक कि वो केवल सर जो कभी माइक पकड़ने से कतराते थे, आज बहुत भारी भीड़ को भी संबोधित करने की क्षमता रखते थे। रीति की मेहनत और उसकी भलमनसाहट रंग लाई। केवल सर अब दमदार हो गए। सभी सहकर्मी, मैनेजमेंट उनके इस बदलाव से बड़े हैरान थे, मगर कहते हैं कभी कभी भलाई के भी बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और नादान रीति को क्या पता, जब वो केवल सर से बात करती थी
तो केवल सर अंदर ही अंदर उसके लिए अरमान सजा रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, यहाँ तक कि सहकर्मी भी उनके बीच खिचड़ी पका रहे थे। तभी एक दिन केवल सर ने बातों बातों में उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रीति को काटो तो खून नहीं, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर्फ इतना बोल पाई, सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो। केवल ने उसकी बात काटी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए बड़े खूबसूरत विचार हैं। बहुत ही सुंदर भावना ने जन्म लिया है और मैं उसको कुछ नाम देना चाहता हूँ। रीति के हृदय में वज्रपात हुआ। नहीं सर, मैं तो कभी आपको इस दृष्टि से देखा भी नहीं, न कभी कल्पना ही की। केवल, तुम क्या कहना चाहती हो? उस दृष्टि से देखने लायक या उस दृष्टि के काबिल नहीं हूँ मैं? रीति, नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे हमेशा बड़े भाई की तरह ही बात की है। आपके लिए वो ही बड़े भाई वाली भावना रखी है। केवल सर को ये शब्द कांटों की तरह चुभ गए। बड़ा भाई? इतने दिन तुमने मुझसे बात बड़ा भाई समझकर की थी? रीति, हाँ बिल्कुल। आप खुद सोचिए, मैंने आपसे ऐसा कब क्या बोला कि आप इस गलतफहमी का शिकार हो गए? केवल अपनी जिद पर अड़ा था। मैं तुम्हारे साथ कई सपने सजा रहा हूँ। रीति, आप गलत कर रहे हैं सर। केवल, गलत क्या है इसमें? रीति, गलत है, बिल्कुल गलत है। केवल, अच्छा सही क्या है, तुम ही समझा दो मुझे। रीति को समझ नहीं आया कि इस बहस से बाहर कैसे निकले। उसने मन ही मन कुछ सोचा, फिर कहा, सर सही ये है कि मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है। केवल, तो तोड़ दो रिश्ता। रीति, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे माता पिता की इज्जत का सवाल है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? केवल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, मैंने तुम जैसी मतलब परस्त लड़की आज तक नहीं देखी। तुमने अपना टाइम पास करने के लिए मेरा अच्छा इस्तेमाल किया। रीति केवल की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, बस उसका मन अफसोस से भर गया।